हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपनी इस रिपोर्ट को आगे बढ़ाएंगे, दैट इज इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। ठीक है, पार्ट 7 आज रहने वाला है और अभी तक इसके हम जो 6 पार्ट देख चुके हैं, हम उसमें थोड़ा सा देख रहे हैं कि आप लोगों का रिस्पॉन्स उतना ज़्यादा हमें इसमें नहीं मिल रहा है, आप लोगों का सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है। पर दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये रिपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ इस साल के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अगले साल के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है आप लोगों को जैसे पता है कि हर 2 साल में एक बार आती है। ठीक है, बाय एनुअल आती है, तो ये इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अगले साल के लिए भी बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस सीरीज़ को, जो वीडियो सीरीज चल रही है, उसको थोड़ा सा सीरियसली लें, थोड़ा सिंसियरली लें और इसके जो वीडियो है वो देखें। ठीक है, 6 वीडियो पब्लिश हो चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें हम अबाउट द फॉरेस्ट हमने कवर किया है, अबाउट दी मैनग्रूव हमने कवर किया है, अबाउट हमने फॉरेस्ट फायर कवर किया है, बायोडाइवर्सिटी कवर किया है, अबाउट शैनॉन वीनर इंडेक्स हमने पढ़ा। ठीक है, लास्ट पार्ट पे हमने 6th पार्ट जो था उसमें हमने ट्री कवर के बारे में पढ़ा है और आज जो पार्ट 7 रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट दी ग्रोइंग स्टॉक। ठीक है, तो इसलिए सारे के सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, प्लीज़ प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिए, सारे के सारे वीडियोस देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और आप किस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम लोगों ने चीज़ें यहाँ पर कितने सही तरीके से कवर की हैं कि जिस तरीके से एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियोस देखने के लिए एंड नोटिफिकेशंस मिस ना हो उसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और सीरीज़ को ज़रूर प्लीज़ इस सीरीज़ को सीरियसली फॉलो कीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट सीरीज़ और क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर आएंगे। ठीक है, ये बात पक्की है, 1 या 2 क्वेश्चन हर यह सीरीज से आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पार्ट 7 रहेगा ग्रोइंग स्टॉक के ऊपर। देखिए, सबसे पहले बात यह आती है कि ग्रोइंग स्टॉक होता क्या है। व्हाट इज अ ग्रोइंग स्टॉक? ग्रोइंग स्टॉक का मतलब होता है इट इज द सम, या तो वो नंबर में हो सकता है या वॉल्यूम में हो सकता है। ठीक है, ऑफ ऑल द ट्रीज, जितने भी ट्रीज हैं वो ग्रोइंग और लिविंग इन द फॉरेस्ट और ए स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ इट। ठीक है, कि जो जितने भी ट्रीज हैं जो ग्रो कर रहे हैं उनका या तो सम, मतलब उनका सम करेंगे या तो बाय नंबर और या फिर वॉल्यूम, यानी कि कितने वॉल्यूम में वो उग रहे हैं, दे आर ग्रोइंग। ठीक है, पूरे के पूरे फॉरेस्ट में या उसके किसी स्पेसिफाइड पार्ट में, तो इसको बोला जाता है ग्रोइंग स्टॉक। सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है देखिए। ग्रोइंग स्टॉक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स विच क्वांटिफाइज द फॉरेस्ट रिसोर्सेस। कि फॉरेस्ट रिसोर्स कितना है उसकी जो क्वांटिटी बताएगा, उसके लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ठीक है, ग्रोइंग स्टॉक। और ये इंडिकेटर भी है किसका? फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी का, कि फॉरेस्ट में प्रोडक्टिविटी कितनी ज्यादा है, ये उसका इंडिकेटर भी है एक। ठीक, आगे देखिए, फॉरेस्ट इन्वेंट्रीज आर प्राइमरीली एम्ड एट असेसिंग द ग्रोइंग स्टॉक एंड अदर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव पैरामीटर्स ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, उनका ये मेन एम रहा है, जो फॉरेस्ट इन्वेंट्रीज होती हैं उनका ये एम रहा है कि ग्रोइंग स्टॉक को असेस करना है और अदर्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव पैरामीटर्स ऑफ द फॉरेस्ट को भी क्या करना है? असेस करना है। वर्किंग प्लान्स में क्या होता है? इन द वर्किंग प्लान्स ग्रोइंग स्टॉक हैज ट्रेडिशनली बीन यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ सस्टेनेबल यील्ड ऑफ टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ सस्टेनेबल यील्ड ऑफ टिम्बर के लिए इसको यूज किया जाता था। ठीक है, रिसेंट पास्ट में क्या हुआ है कि ग्रोइंग स्टॉक एस्टिमेशन हैज गेन्ड further importance due to the significant role of forest in climate change mitigation। ठीक है, तो यहां से जो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में इसका एक सिग्निफिकेंट रोल रहा है, उसकी वजह से जो फॉरेस्ट ये ग्रोइंग स्टॉक है इसका एस्टिमेशन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये सस्टेनेबल यील्ड ऑफ टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट के लिए यूज किया जाता है उसकी कैलकुलेशन के लिए। और रिसेंट पास्ट में जो इसका सिग्निफिकेंट रोल निकल के आया है किसमें? इन दी क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में, तो वहां से जो ग्रोइंग स्टॉक है उसका एस्टिमेशन जो है वो ज्यादा और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, अब जो ग्रोइंग स्टॉक डेटा है फॉर्म्स द बेसिस फॉर कैलकुलेशन ऑफ बायोमास एंड कार्बन स्टॉक इन द फॉरेस्ट। एक बार हम ग्रोइंग स्टॉक के बारे में पता लगा लेंगे कि कितना ग्रोइंग स्टॉक हमारे पास है, तो उसके बाद फिर हम हमारे पास बायोमास का स्टॉक कितना है, हमारे पास कार्बन स्टॉक कितना है, ये सब चीजें हम बड़ी आसानी से फिर पता लगा सकते हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मतलब ये इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि क्वांटिटीज है जिनको मेजर करना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में और। फॉरेस्ट इन्वेंट्रीज कैरिड आउट बाय एफएसआई, दैट इज फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ड्यूरिंग अर्लियर पीरियड्स वर लिमिटेड टू दी सेलेक्टेड एरियाज एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, यानी कि ये हर जगह जो था इसको मेजर नहीं किया जाता था। ठीक है,
and hence were not suitable for generating national level estimates of the growing stock। क्योंकि अब selected areas में अगर उसको आप estimate करेंगे, ठीक है, तो उसको आप पूरे नेशनल लेवल पर उसका एस्टिमेट नहीं दे सकते हैं। इसलिए क्या किया गया कि एफएसआई मॉडिफाइड इट्स सैम्पलिंग डिजाइन इन 2002 में एफएसआई ने अपना जो सैम्पलिंग डिजाइन है उसको मॉडिफाई किया और लॉन्च किया नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री, दैट इज एनएफआई, इंक्लूडिंग बोथ फॉरेस्ट एंड ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन्वेंट्री। ठीक है, हर लाइन में क्वेश्चन छिपा हुआ है। अगर आप इस नजर से देखेंगे तो आपको हर लाइन में एक यूपीएससी के क्वेश्चन का स्टेटमेंट दिखाई देगा। ठीक है, पहली चीज कि एफएसआई ने मॉडिफाई किया है कब, सैम्पलिंग मेथड को 2002 में, एक स्टेटमेंट यहां पर बनता है। उसके बाद नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री को जो लॉन्च किया गया है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, सिर्फ फॉरेस्ट है या दोनों चीजें हैं, तो ध्यान रखिएगा दोनों चीजें हैं, बोथ फॉरेस्ट एज वेल एज ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। अब ये ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट क्या होता है, ये चीजें आपको मैं पिछले पार्ट में बता चुका हूं, इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर आपने वो चीजें वहां से कवर नहीं की है, वो वीडियो सीरीज को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं या अभी तक नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। और अभी तो वैसे भी आप लोगों के पास कह सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम एज सच बढ़ गया है, क्योंकि जो कल आपने हमारे चैनल पे, मतलब आई थिंक कल परसों आपने हमारे चैनल पे वीडियो देखा होगा रात में कि जो एग्जाम है वो एटलीस्ट लग रहा है कि कम से कम 2 महीने के लिए पोस्टपोन तो होगा। ठीक है, अभी एग्जैक्ट डेट्स के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन जिस तरीके से पता लग रही है बातें अंदर से, तो वो यही है कि लगभग 2 महीने के आसपास एग्जाम पोस्टपोन जरूर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंडर द मॉडिफाइड डिजाइन द कंट्री वॉज स्ट्रेटिफाइड इन डिफरेंट फिजियोग्राफिक जोन्स बेस्ड ऑन द फिजियोग्राफी, क्लाइमेट, वेजिटेशन एक्सेट्रा। ठीक है, मॉडिफाइड डिजाइन के अंडर में कंट्री को क्या किया गया, डिफरेंट फिजियोग्राफिक जोन्स में बांटा गया। और किसके आधार पर बांटा गया, उसकी फिजियोग्राफी के आधार पर। फिजियोग्राफी का मतलब होता है उसकी जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसके आधार पर, उसके क्लाइमेट के आधार पर और वेजिटेशन के आधार पर। ठीक है, द एनएफआई वाज बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग अप्रोच वेयर इन 60 डिस्ट्रिक्ट्स स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री used to be selected in the first stage, distributed in different physiographic zones for the inventory on the systematically laid sample plots of 1/4 cross 1/4 grids। ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इस मेथड में क्या किया जाता था कि पूरे के पूरे देश में से 60 डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट किया जाता था। ठीक है, और वहां पर यह सैंपलिंग जो थी वो की जाती थी। इसके बाद 2016 तक ये मेथड जो था, ये सैम्पलिंग डिजाइन मेथड जो था, जो 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था एनएफआई, वो 2016 तक चलता है। उसके बाद उसमें अगेन मॉडिफाई किया जाता है, उसको अगेन मॉडिफाइड विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जनरेटिंग नेशनल एंड स्टेट लेवल एस्टिमेट्स। ठीक है, अब क्यों किया गया, फिर यहां पर सवाल बनता है, देखिए इस लाइन पे कि 2016 में जो नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री है उसके मेथड को फिर से मॉडिफाई किया गया। क्यों, द रीजन वॉज टू जनरेट national and state level estimates at acceptable precision level, reduce the revisit time to 5 years for forest and 10 years for tree outside forest and meet the requirements of information on additional parameters। तो इन सब चीजों की वजह से उस मेथड को, जो एनएफआई का मेथड था जो 2002 में इंट्रोड्यूस हुआ था, उसको 2016 में फिर से मॉडिफाई किया गया। ठीक है, और इस मेथड के तहत क्या किया गया कि जो ग्रिड साइज था, ठीक है, पहली बात तो यह है कि वो जो 60 डिस्ट्रिक्ट्स वाला कंसेप्ट था उसको हटाया गया, ग्रिड साइज को यहां पर बढ़ा के 5 क्रॉस 5 किलोमीटर का कर दिया गया, मतलब 5 किलोमीटर क्रॉस 5 किलोमीटर का ग्रिड बना के अब इसके अंदर सैंपलिंग की जाने लगी। ठीक, अभी एनएफआई में 3 कंपोनेंट है, देखिए कौन कौन से हैं। वन इज योर फॉरेस्ट इन्वेंट्री, सेकंड इज टीओएफ, दैट इज ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट रूरल इन्वेंट्री, एंड ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट अर्बन इन्वेंट्री। ठीक, the growing stock estimates of forest and tree outside forest have been generated at the national level and state level। इसी के लिए बेसिकली उसको मॉडिफाई किया गया था 2016 में। ठीक है, ये हमने पीछे देखा। अब यहां पर क्या लिखा गया है, the estimates presented in the current report। अब ये करंट रिपोर्ट की बात हो रही है। ठीक है, करंट रिपोर्ट कौन सी है हमारे पास अभी, 2019 की, are based on 9628 यानी कि 9628 सैंपल प्लॉट्स इनसाइड फॉरेस्ट एंड 20,612 20,612 सैंपल प्लॉट्स आउटसाइड। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, फिर से क्वेश्चन बता रहा हूं, फिर से स्टेटमेंट बता रहा हूं कि इनसाइड फॉरेस्ट, ठीक है, या फिर फॉरेस्ट कवर के अंदर अगर हम बात करें तो जो सैंपल प्लॉट्स हैं वो कम है, और बाहर की बात करें ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट की तो वो
ज्यादा है। ठीक, और इसका अगर हम कंपैरिजन करें हमारी लास्ट ईयर की रिपोर्ट से, यानी कि जो लास्ट टाइम की रिपोर्ट थी 2017 की, उसमें बात करें तो देखिए एज कंपेयर टू द लास्ट असेसमेंट, ठीक है, लास्ट असेसमेंट का मतलब मैं आपको वही बता रहा हूं 2017, क्योंकि 2 साल में रिपोर्ट पब्लिश होती है। ठीक, द नंबर ऑफ सैंपल प्लॉट्स इनसाइड फॉरेस्ट एंड टीओएफ दैट इज आउटसाइड फॉरेस्ट आर ऑलमोस्ट डबल। ये जो नंबर है जो यहां पर दिखाया गया है 9628 और 20612, ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। ठीक है, for the corresponding period and spread over the entire country under the new inventory design, unlike previous design wherein the plots used to be laid in the 60 districts in 2 years। मैंने फिर बताया आपको कि जो पिछला मेथड था उसमें हम 60 डिस्ट्रिक्ट्स को ही लेते थे अक्रॉस द कंट्री, और यहां पर हमने क्या किया है कि जो सैंपल प्लॉट्स मैंने आपको बताया कि 5 किलोमीटर क्रॉस 5 किलोमीटर का जो ग्रिड साइज लेके हमने बनाया है, उसके अकॉर्डिंग हमने इतने सारे सैंपल प्लॉट जो हैं 9628 सैंपल प्लॉट्स इनसाइड फॉरेस्ट लिए हैं और 20612 सैंपल प्लॉट्स जो है वो बाहर लिए हैं, आउटसाइड फॉरेस्ट लिए हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, हमने जो चीजों को बढ़ाई, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो प्रिसीशन है, यानी कि जो आप कह सकते हो एक्यूरेसी है, वो ग्रोइंग स्टॉक की बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल जो है वो प्रीवियस एस्टिमेट से, यानी कि 2017 के एस्टिमेट से क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आके देखेंगे, देखिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें तो द टोटल ग्रोइंग स्टॉक ऑफ वुड जो है इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड, कितना है देखिए 5915.76। ठीक है, इतना मिलियन क्यूबिक मीटर। ठीक है, मिलियन क्यूबिक मीटर है ये, जिसमें से इतना जो है, यानी कि आप इसको अगर देखें तो ये लगभग 72% है, 72% जो है वो इनसाइड फॉरेस्ट एरिया है, और 1642.29 मिलियन क्यूबिक मीटर, यानी कि जो लगभग बाकी बचा हुआ 28% है, वो आउटसाइड फॉरेस्ट है। तो यहां पर से फिर से ये क्वेश्चन का पार्ट बन सकता है कि जो टोटल ग्रोइंग स्टॉक है उसमें से कितना परसेंट, मतलब ये वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ परसेंटेज ध्यान रखेंगे कि आउटसाइड फॉरेस्ट जो है वो 28% है और इनसाइड फॉरेस्ट जो है वो 72% है। ठीक है, जबकि हमने पीछे देखा कि जो सैंपल साइज है या जो प्लॉट का जो नंबर ऑफ प्लॉट्स लिए गए हैं, सैंपल प्लॉट्स, वो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट में ज्यादा थे। ठीक है, कितने थे 20,612, और यहां पर कितने थे इनसाइड फॉरेस्ट में 9628, 9628। ठीक है, लेकिन यहां का जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है। इस डेटा से आप कंफ्यूज मत होइएगा और इस डेटा को ध्यान रखिएगा एटलीस्ट। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें ओवरऑल की टोटल इंक्रीज की अगर हम बात करते हैं तो इतना इंक्रीज हुआ है, यानी कि 1.6% जो है हमारा ग्रोइंग स्टॉक इंक्रीज हुआ है। किसके कंपैरिजन में, ISFR 2017 की जो लास्ट रिपोर्ट थी उसके कंपैरिजन में टोटल अगर हम बात करें तो ग्रोइंग स्टॉक जो है हमारा वो बड़ा है। ये भी एक स्टेटमेंट बनता है। ठीक है, इसमें से जो इंक्रीज हुआ है इनसाइड फॉरेस्ट, ठीक है, यानी कि टोटल इतना है 93.38, उसमें से 55.09 जो है वो आपका बड़ा है इनसाइड फॉरेस्ट, और 38.30 यानी कि 38.30 वो बड़ा है आपका आउटसाइड फॉरेस्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहां पर फिर से मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट जो है वो टोटल का 28% है, ट्री इनसाइड फॉरेस्ट जो है या फॉरेस्ट कवर के अंदर जो है वो 72% है। लेकिन जो इंक्रीज हुआ है, फिर से ध्यान से सुनिएगा, जो इंक्रीज हुआ है वो आपका यहां पर जो है इनसाइड फॉरेस्ट में 55 मिलियन क्यूबिक मीटर का है और आउटसाइड में जो है वो 38 का है। अगर आप इसको एब्सोल्यूट वैल्यूज के टर्म में देखें, एब्सोल्यूट वैल्यूज के टर्म में अगर आप इनको देखें तो ये क्या है कि ज्यादा किस में है, ज्यादा इनसाइड फॉरेस्ट में ही है। अगर आप वैल्यूज के टर्म में देखें तो 55.09 ज्यादा है 38.30 से। लेकिन अगर आप इनका जो ये एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, अगर इससे कंपैरिजन करें कि कितना बड़ा है, ठीक है, तो ये आप परसेंटेज के आधार पर देखेंगे कि जो आउटसाइड फॉरेस्ट वाला है वो ज्यादा बड़ा है, 2.4% बड़ा है और ये 1.3% ही बड़ा है केवल। ठीक है, थोड़ा सा डेटा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है, लेकिन कंफ्यूज इसमें होंगे नहीं आप। ठीक है, आपको ये वैल्यूज जो परसेंटेज दी गई है ये समझना है कि ये क्या है। ठीक है, ये 38.30 और 55.09 जो है ये एब्सोल्यूट टर्म्स में दिया गया है कि कितना हमारा जो ग्रोइंग स्टॉक है वो बड़ा है इनसाइड फॉरेस्ट और आउटसाइड फॉरेस्ट। ठीक है, और ये परसेंटेज की अगर हम बात करें तो परसेंटेज के मामले में ये 1.3% बड़ा है इनसाइड फॉरेस्ट और आउटसाइड फॉरेस्ट जो है वो 2.4% बड़ा है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं स्टेट वाइज, स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाइज ग्रोइंग स्टॉक। ग्रोइंग स्टॉक पर हेक्टेयर की अगर हम बात करते हैं एट द नेशनल लेवल, वो कितना है ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 55.69 क्यूबिक मीटर। ठीक है। द हाईएस्ट पर हेक्टेयर ग्रोइंग स्टॉक इन फॉरेस्ट हैज बीन फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। ये तो नेशनल लेवल की बात की जा रही है। ठीक है। अगर हम स्टेट की बात करते हैं पर हेक्टेयर, लेकिन ध्यान रखिएगा पर हेक्टेयर ग्रोइंग स्टॉक की बात कर रहे हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा कहां पर है? जम्मू कश्मीर में, उसके बाद है केरला में, और फिर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। ठीक। और अगर हम बात करते हैं वैल्यू के अकॉर्डिंग, यानी कि एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर हम बात करते हैं टोटल ग्रोइंग स्टॉक की, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्रोइंग स्टॉक है, दैट इज 458 मिलियन क्यूबिक मीटर की, यानी कि 458 मिलियन क्यूबिक मीटर की। ठीक है। उसके बाद है उत्तराखंड में जिसमें है 406.08, फिर है छत्तीसगढ़ 358.96, और फिर है हिमाचल प्रदेश 347.07 मिलियन क्यूबिक मीटर। ये एब्सोल्यूट टर्म्स में है कि कहां पर कितना ग्रोइंग स्टॉक है। ठीक है। और अगर हम उसको एरिया के हिसाब से डिवाइड करके चलें कि पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग लेके चलें, तो सबसे ज्यादा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, उसके बाद केरला में है, और उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट पर हेक्टेयर ग्रोइंग स्टॉक इन टीओएफ, यानी कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। ठीक है। ये तो फॉरेस्ट में बात थी, जो हम बात कर रहे थे दिस वाज इन फॉरेस्ट। ठीक है। यानी कि इनसाइड फॉरेस्ट। अगर हम टीओएफ की बात करें तो पर हेक्टेयर जो है स्टेट में सबसे ज्यादा है सिक्किम में, उसके बाद है चंडीगढ़ में, और उसके बाद है लक्षद्वीप में। और टीओएफ की अगर हम बात करें तो इन एब्सोल्यूट टर्म्स में, तो आउटसाइड फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा जो है महाराष्ट्र के पास है ग्रोइंग स्टॉक सॉरी। ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर 125.14, फिर मध्य प्रदेश 106.39, और फिर कर्नाटक 103.03। ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट टर्म्स में, और परसेंटेज मतलब पर हेक्टेयर के हिसाब से जो वैल्यू दी गई है उसमें आपको एटलीस्ट ये वैल्यू याद नहीं रखनी है, पर स्टेट्स का जो ऑर्डर है, शुरुआत की 2-3 स्टेट्स को आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। आगे देखते हैं ग्रोइंग स्टॉक इन फॉरेस्ट फॉर टॉप 10 स्पीशीज इन द कंट्री। टॉप 10 स्पीशीज की अगर हम ग्रोइंग स्टॉक की बात करते हैं तो क्या है? ठीक है। इन दी फॉरेस्ट बात हो रही है पहली चीज। अब यहां पर आपको नेम ऑफ द स्पीशीज दिए गए हैं, पर ये सारे के सारे साइंटिफिक नेम्स हैं। ठीक है। थोड़ा बहुत मैं आपको इनका कॉमन नेम बताते चलता हूं साथ साथ। जो ये पहला वाला है दैट इज योर शोरिया रोबस्ता, ये आपका है साल ट्री। ठीक है। ये है साल। जो दूसरा आपका दिया हुआ है दैट इज टेक्टोना ग्रैंडिस, ये है टीक। ठीक है। ये नाम आपने कॉमन है, ये सुने होंगे आई थिंक। ये है साल, ये है टीक। जो तीसरा दिया गया है दैट इज टर्मिनेलिया टोमेंटोसा, इसका नाम है सिल्वर ग्रे वुड। ठीक है। ये है सिल्वर ग्रे वुड, या फिर इसको आप इंडियन लॉरल भी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद जो अगला दिया हुआ है दैट इज पाइनस रॉक्सबुर्गी, दिस इज योर चिर पाइन। ठीक है। जो चीड़ का पेड़ होता है ये वो है चिर पाइन। ठीक है। एबियस पिंड्रो, जो एबियस पिंड्रो है ये है आपका पिंड्रो या फिर वेस्ट हिमालयन फर। ठीक है। वेस्ट हिमालयन फर। ओके। इसके बाद जो अगला आपको दिया हुआ है दैट इज एनोजियस लेटिफोलिया। एनोजियस लेटिफोलिया जो है आपका, दिस वन इज योर एक्सल वुड, इसको बोला जाता है एक्सल वुड। ठीक है। पाइनस वेलिशियाना, ये जो है दिस इज योर हिमालयन, इसके बहुत सारे नाम है, हिमालयन पाइन, व्हाइट पाइन, ब्लू पाइन। ठीक है। ये सारे के सारे नाम इसी के हैं, दैट इज पाइनस वेलिशियाना। इसके बाद जो सेड्रस देवदारा है दिस इज योर देवदार, ये तो आपको सुना होगा, बहुत कॉमन नाम है देवदार। ठीक है। देन योर लेनिया कोरोमेंडलिका जो है दिस इज योर इंडियन एश ट्री। ठीक है। इसको बोला जाता है इंडियन एश ट्री। ठीक है। और जो लास्ट वाला दिया हुआ है दैट इज एबियस स्मिथियाना, दिस इज योर वेस्ट हिमालयन स्प्रूस। ठीक है। ये है वेस्ट हिमालयन स्प्रूस। ठीक है। ये सारे के सारे इनके कॉमन नाम है। अब यहां पर आप इसका टोटल वॉल्यूम देखिए, इसमें देखिए सारे के सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं क्या याद रखने की जरूरत है आपको। आप ये याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा कौन सा है, दैट इज 453.81 है, किसमें है? शोरिया रोबस्ता, दैट इज साल में। तो यहां पर ये चीज दी गई है, देखिए शोरिया रोबस्ता हैज द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन टोटल वॉल्यूम फॉलोड बाय टेक्टोना ग्रैंडिस दैट इज टीक एंड टर्मिनेलिया टोमेंटोसा एंड पाइनियस रॉक्सबर्गी। ये शुरुआत के 4 जो है इनके नाम आपको याद रख लेने हैं। ठीक है। इनके साइंटिफिक नेम भी और इनके जो कॉमन नेम है वो भी। बाकी ये इसमें सारे के सारे जो नाम है ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ये डेटा जो यहां पर दिया हुआ है ये भी जस्ट आप लोगों के लिए रेफरेंस के लिए है, इसको भी आपको एज सच कोई वैल्यू यहां पर याद नहीं रखनी है। थोड़ा सा ये परसेंटेज के बारे में आप शुरुआत के जो 2-3 है इनको याद
रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद जो इसमें लास्ट हमने देखना है दैट इज योर ग्रोइंग स्टॉक इन ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। इसी तरीके से ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट को भी हम बात करेंगे टॉप 10 स्पीशीज में। तो सबसे पहला जो है दैट इज योर मैंगीफेरा इंडिका, ये तो बहुत कॉमन है, ये सबको पता होता है, दिस इज योर मैंगो। दूसरा है एजेडिरेस्टा इंडिका, जो दूसरा है एजेडिरेस्टा इंडिका, ये थोड़ा सा नाम टिपिकल है पर ये नीम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नीम है। तो तीसरा दिया हुआ है दैट इज मधुलिका लेटिफोलिया, दिस इज योर महुआ ट्री। ठीक है, कोकोस न्यूसीफेरा इज कोकोनट, ये कोकोनट है। बोरासिस फ्लैबिलोफोर्मिस, ठीक है, बोरासिस फ्लैबिलोफोर्मिस जो है दिस इज योर एशियन पाल्मायरा पाम। ठीक है, ये एशियन पाल्मायरा पाम है। ठीक है, एकेशिया अरेबिका जो है दिस इज योर गम अरेबिक ट्री। ठीक है, जो आपका गम अरेबिक का पेड़ होता है ये वो है गम अरेबिक ट्री। इसके बाद हम बात करें ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है दिस इज योर पलाश। ठीक है, टैमरिंडिस इंडिका जो है ये टैमरिंड है, जो इमली का पेड़ होता है ये वो है टैमरिंड। पाइनस वैलिशीनिया मैं आपको बता चुका हूं, हिमालयन व्हाइट पाइन, ब्लू पाइन, ये इसी के नाम है। ठीक है, और ये लास्ट वाला जो है दैट इज फाइकस रेलिगियोसा, ये है आपका पीपल। ये भी इंपॉर्टेंट है, नेम थोड़ा सा इनके टिपिकल है, साइंटिफिक नेम्स, एटलीस्ट आप इनके जो ये है कॉमन नेम्स ये याद रखेंगे। ठीक है, और TOF की अगर हम बात करें तो मैंगीफेरा इंडिका जो है उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है 12.62%। ठीक है, वो आप देख सकते हैं टोटल में से। और इसके बाद है एजेडिरेस्टा इंडिका, दिस इज योर सेकंड वन दैट इज नीम। और उसके बाद है मधुलिका लेटिफोलिया दैट इज महुआ। और चौथे नंबर पर है कोकोस न्यूसीफेरा दैट इज कोकोनट। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है कि कौन से टोटल जो कंट्रीब्यूशन है, यानी कि टोटल अगर हम बात करें ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट में जो ग्रोइंग स्टॉक है उसमें से किस स्पीशीज का कंट्रीब्यूशन जो है सबसे ज्यादा है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि आम के पेड़, मैंगो के ट्री जो है वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद हम बात करते हैं नीम के, वो है, फिर उसके बाद है महुआ और उसके बाद है कोकोनट। इसके बाद इसी तरीके से नीचे चलते रहेंगे, पाम, गम अरेबिक, पलाश, टैमरिंड और आपका व्हाइट हिमालयन पाइन या फिर ब्लू हिमालयन पाइन और फिर पीपल। ठीक है, तो देखिए ये था इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ग्रोइंग स्टॉक के बारे में हमने इस वीडियो में देखा। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि वीडियो सीरीज जो है इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको इग्नोर मत कीजिए। सिर्फ 8 से 9 या मैक्सिमम 10 वीडियो की ये सीरीज होगी, जिसके 7 वीडियो हम लोग कर चुके हैं, सिर्फ 2 या 3 वीडियो इसमें और बचेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट सीरीज है और ज्यादा टाइम आप लोगों को नहीं लगेगा, आप एक दिन में बैठ के सारी की सारी सीरीज देख सकते हैं, पूरे सारे वीडियोस देख सकते हैं और उनमें जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं, जो भी वैल्यू समझाई गई है, जो डेटा पॉइंट्स, जो फैक्ट्स वगैरह दिए गए हैं, उनको आप जल्दी से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो जरूर आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। कोई भी अगर कमेंट है, कोई क्वेरी है, कोई फीडबैक आप हमें देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में वो भी लिख सकते हैं। और अगर कोई और चीज, कोई और बात आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो वो आप हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी हमसे कर सकते हैं, दैट इज okul.co@gmail.com पर। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और बाकी सोशल मीडिया पे भी आप हमें फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, दैट इज फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, सब जगह हम लोग अवेलेबल हैं। ओकुल को आप सर्च कीजिएगा, नाम आपको मिलेगा, आप ज्वाइन कीजिए। उसके बाद हम लोग चीजें वहां पर पोस्ट कर रहे हैं रेगुलरली, डिस्कशन वगैरह होगा और कम्युनिटी एक बहुत अच्छी बनेगी, एक हेल्दी कम्युनिटी बनेगी और एक अच्छा डिस्कशन होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द इस सीरीज के साथ 8वें पार्ट में। तब तक के लिए आप बाकी जो वीडियोस यहां पर पोस्ट हो रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि कोई और वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो वो भी आप लोग देख सकते हैं और अपना कमेंट, अपना सुझाव देना ना भूलें। और अगर ये वीडियो सीरीज आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे आप हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना भी बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में बहुत जल्द। तब तक के लिए प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।